जब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो उसके बाद आपके साथ 4 स्थिति होने वाली है। मैंने पहले प्रश्न आपसे पूछा था कि मैं कौन हूं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी व्यक्ति ने कमाया है शेयर बाजार में तो वो वॉरेन बफेट हैं और वो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं कि भगवान ने 360 दृष्टिकोण किसी को नहीं दिया। हम सिर्फ 15-20% देख पाते हैं। नीम हल्दी जैसे पेटेंट अमेरिका जैसे देश कराते हैं जिन्हें हम हजारों सालों से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जीवन में आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी, एनीथिंग, आप हर काम में सफल हो सकते हैं। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। आयुर्वेदा के अंदर अगले 2030 तक यानी अगले 5 साल तक कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, इतना बड़ा पोटेंशियल और स्कोप है आपके पास काम करने का कि आप सिर से लेके पैर तक मत इलाज करो यार। आप देखो, आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हो वहां भीड़ लगी हुई है, किसी आंख वाले के पास जाते हो वहां भीड़ लगी हुई है, किसी चमड़ी वाले के पास जाते हो वहां भीड़ लगी हुई है। लगी हुई है, नहीं लगी हुई, गायनी वाले पास वहां भीड़ लगी हुई है। आप क्या करते हो, आप बैठोगे आयुर्वेदाचार्य लिखोगे और 50 बीमारी लिख दोगे, पर्चा छपा के सबको भेज दोगे। अरे यार कैसे विश्वास करेंगे लोग। Spanning poetry, Ayurveda, life management, and business success. You are also the host to YouTube podcast Beyond Boundaries, engaging with experts to explore diverse facets of life, business, and society. Your impactful writing, spiritual outlook, and humanitarian values make you a very inspiring figure for many. Please welcome Dr. Mukesh Agarwal sir with a warm round of applause. Respected Principal Dr. Khurana, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर कनिका, डिग्निटरीज, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमने रखा है एंटरप्रेन्योरशिप इन आयुर्वेदा, ये विषय अपने आप में बहुत विशाल है। जैसे एक समुद्र होता है ना, एक महासागर होता है, उस तरह से एक बहुत विशाल विषय है। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं अगले 1 घंटे के अंदर आपके साथ वो सारी बातें करूं जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो और आयुर्वेदा एक गहरे महासागर की तरह से है। जितनी बार भी जो व्यक्ति जाएगा उतनी बार कुछ ना कुछ नया वहाँ से निकाल के लाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा सनातन है, ठीक है, वैसे ही आयुर्वेद है। हर बार आप डुबकी लगाओगे तो कोई ना कोई नया मोती आपके हाथ में आएगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी इस लेक्चर के दौरान, अगले 1 घंटे के दौरान मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं, वो इंसाइट शेयर करूं जो मैंने पिछले लगभग 30 साल की अपनी यात्रा के अंदर सीखे और समझे हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूं इस लेक्चर के जरिए। इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आप ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदा की सोच है उससे बाहर निकल के कुछ नया सोचने का मादा पैदा करें। और दूसरा, आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप के जगत के अंदर अपने आप को कैसे आपको एक तैराक के रूप में सफल होना है, उसके लिए आप काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। इस लेक्चर को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप, वो बेसिक आधार क्या हैं जो आपको आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योर या आयुर्प्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद में उद्यमिता क्या है। तीसरी एक मैंने क्विज रखी है जो पूरी इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड रहेगी। और चौथा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। आप इस लेक्चर से संबंधित, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित अपने प्रश्न रख सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो एक सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने होता है। क्या होता है क्वेश्चन? वो हु एम आई, मैं कौन हूं। और शायद दुनिया का ये पहला प्रश्न है। जब से सभ्यताएं और संस्कृतियां पैदा हुई हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है। जितने भी धर्म इस दुनिया पे आए हैं, जितनी भी संस्कृतियां इस दुनिया में आई हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही पैदा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। तो जब हम आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप के जगत में एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए
कि मैं कौन हूँ, यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ आप खड़े होते हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होगी, आप वहाँ खड़े हो तो आपकी यात्रा वहाँ से शुरू होगी, सर वहाँ बैठे हैं तो उनकी यात्रा जब वो खड़े होंगे तो वहीं से शुरू होगी। मेरी जगह मेरी यात्रा कोई और नहीं शुरू कर सकता, आपकी जगह आपकी यात्रा कोई और नहीं शुरू कर सकता। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ। जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है तब रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा पहला कदम जो होता है वो आधी मंजिल के बराबर होता है। और पहला कदम उठाने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, और दिशा का पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और आयुर्वेदा आपको इस बात का बड़ा शानदार उत्तर देता है, वो आगे हम समझेंगे कैसे देता है। जितने भी मेरे सामने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो दो तरह के हैं। पहले वो हैं जो अपनी इच्छा से आयुर्वेद में आए हैं। अगर आप कहीं असहमत हो तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं। पहले वो हैं जो अपनी इच्छा से आयुर्वेद में आए हैं, और दूसरे वो हैं जो एक्सीडेंटली आए हैं। हाथ खड़े करके बताइए कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी इच्छा से आयुर्वेद के अंदर आए हैं, जिन्होंने चुना है कि मुझे आयुर्वेदा में जाके समाज की सेवा करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एक व्यक्ति के जीवन में दो उद्देश्य होते हैं बस, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े हैं और बिना गीता के कुरुक्षेत्र पूरा नहीं होता है ना। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, एक व्यक्ति के जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम यानी अपनी उन्नति। मोक्ष का मतलब यहां पे लिबरेशन नहीं है, मोक्ष का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और दूसरा क्या है, समाज का उत्थान। मेरा भी मोक्ष, मेरी भी उन्नति हो, समाज का भी भला हो। तो वो कौन से लोग हैं जो अपनी इच्छा से आयुर्वेद में आए हैं? हाथ खड़े करेंगे। आज से 30-32 साल पहले मैं जहाँ लोग बैठते हैं मैं भी वहीं बैठता था, ठीक है। 1996 में मैंने अस्थल बहोर से बाबा मसनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से BMS पूरी करी है अपनी। तो आज से लगभग 30 साल पहले मैं वहीं होता था जहाँ आप लोग हैं, और मेरे को पता है कितने लोग बड़ी इच्छा से आते हैं अपनी। आज भी स्थिति कोई ज़्यादा बदली नहीं है, आज भी स्थिति कोई ज़्यादा नहीं बदली है। मुश्किल से जो मेरी अपनी समझ बनी है या जो मैंने समझा है, मुश्किल से 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से आयुर्वेद का चुनाव करते हैं। बाकी लोग किसी ना किसी दूसरे कारण से यहाँ पे धकेले जाते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो उसके बाद आपके साथ 4 स्थिति होने वाली है। क्या क्या होने वाला है? पहला तो ये कि आप जो आयुर्वेदा में इच्छा से आए हैं 5 से 10%, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो आयुर्वेद में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। बाकी लोगों के साथ जो एक्सीडेंटली आए हैं मेरी तरह से, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा अभी, मेरी तरह से, उनके साथ 4 स्थितियां होने वाली हैं। पहली क्या होगी, या तो जैसे अभी सर कह रहे थे कि आप आयुर्वेद में कन्वर्ट हो जाओगे, पहली स्थिति। दूसरी क्या होगी, आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ चले जाओगे। तीसरी क्या होगी, आप खिचड़ी कर दोगे, दाल चावल मिला दोगे। और चौथी क्या होगी, 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो ना यहाँ के रहते ना यहाँ के रहते, वो आयुर्वेदा छोड़ चुके होते, मतलब वो मेडिसिन छोड़ चुके होते हैं। वो जाके संगीत की दुनिया में चले जाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा, या कुछ और जो भी अच्छा लगे किसी को। तो 4 तरह की स्थिति होने वाली है, लेकिन यहाँ पे सबका स्वागत है। आयुर्वेद का दिल बड़ा उदार है ना, बड़ा खुला है, तो हम सबका स्वागत करते हैं इस जर्नी के अंदर। और मेरी ये धारणा भी है, और मेरे को बड़ी अच्छी तरह से ये पता भी है कि ये लेक्चर पूरा करते करते आप सारे के सारे ना, जैसे एक मोटिवेशन एक मन में आ जाती है ना, भाई हाँ आयुर्वेदा के लिए मुझे कुछ करना है, तो वैसी मोटिवेशन आपके अंदर आने वाली है। आगे बढ़ें। अब मैं शुरुआत करता हूं अपनी कहानी से। मुझे सौभाग्य मिला है एक ऐसे परिवार में पैदा होने का जो अध्यात्म और आयुर्वेद का संगम रहा है, जिसने लगभग पिछले 100 सालों से आयुर्वेदा को जिया है। मेरी फैमिली के अंदर 70 BMS MD PhD हैं मेरी फैमिली के अंदर। मैं 6ठी पीढ़ी में हूं आयुर्वेदा की। वैद्य हुकमचंद अग्रवाल मेरे परदादा जी थे, जो 1902 में पैदा हुए थे, और जिन्होंने 1928 में वैद्य हुकमचंद आरोग्य धाम के नाम से अपना एक आयुर्वेदा सेटअप बनाया था।
वो पूरे भारत के एक फेमस जैसे आयुर्वेदाचार्य होते हैं ना, इस तरह से थे जब भारत पाकिस्तान इकट्ठा था उस टाइम। तो और पूरे संयुक्त भारत के लोग, इवन लाहौर तक के, अभी पाकिस्तान के अंदर लाहौर है, तो वहाँ तक के लोग छोटे से घरोंडा कस्बे के अंदर उनसे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे। तो मुझे ये सौभाग्य है कि मैं उस फैमिली से पैदा हुआ हूँ। मैंने अपने परदादा जी के साथ, दादाजी के साथ, पिताजी के साथ जंगलों में जड़ी बूटियाँ, मतलब मेरा बचपन जड़ी बूटियाँ निकालते हुए, उनको कूटते पीसते हुए, गोलियाँ बनाते हुए, चूर्ण बनाते हुए, क्वाथ काढ़े पकाते हुए बीता है। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक जब मेरे को थोड़ी सी डीप साइंस की समझ आनी शुरू हुई, मेरा इंटरेस्ट बना फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर, और मेरा इंटरेस्ट बना एस्ट्रोनॉमी के अंदर। जब मैं 11th का स्टूडेंट था तो मैं घंटों तारों को देखा करता था, आसमान में तारों को देखा करता। एक छोटी सी टेलीस्कोप में खरीद के लाया था दिल्ली से, और घंटों में देखा करता था, अलग अलग कॉन्स्टिलेशन को देखता था। और मेरे मन में विचार ये बनाया कि मेरे को स्पेस साइंटिस्ट बनना है। लेकिन जैसे ही आगे समय बढ़ा, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था, मेरे ऊपर प्रेशर आया, नहीं भाई आयुर्वेदा की लेगेसी को आगे लेके जाना है, तेरे को आयुर्वेदा में ही आना है। जैसे वो होता है ना कि घर का एक चाबुक होता है, डंडा होता है, आयुर्वेदा में ही आना है। आज से लगभग 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अभी मैं 50 साल का पूरा हुआ हूँ पिछले सितंबर में, तो 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 15-16 साल का मैं रहा हूँगा उस टाइम। तो ठीक है जी, +2 हुई, एग्ज़ाम हुआ। उस टाइम तो आयुर्वेदा का एग्ज़ाम सबका कॉमन, पूरे हरियाणा का अलग होता था। आयुर्वेदा में एडमिशन हो गया, स्थल बोर्ड चला गया। मन तो था नहीं, ज़बरदस्ती, वही एक्सीडेंटली, जैसे मैंने पहले प्रश्न किया था। मन में फिर वही घूमता रहा। आयुर्वेद असल में खून में था जब इतनी बारीकी से चीज़ें समझी थी। अच्छा, उससे पहले मैंने डी फार्मा भी किया था। मेरी उस टाइम 17 साल उम्र चाहिए होती थी बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए। अब तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है। तो मैं उस टाइम 16 साल का था, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। 1 साल मुझे वेट करना पड़ा एंट्रेंस देने के लिए। तो मीन वाइल बीच में मैंने 1 साल वो समय बिताने के लिए डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। उस समय डी फार्मा 2 साल की होती थी, लेकिन +2 के बाद वो 1 साल में एडमिशन मिल जाता था, जिनकी कुछ परसेंटेज ठीक ठाक होती थी। तो मुझे वो डी फार्मा में एडमिशन मिल गया, और सेकंड ईयर में मेरे को डायरेक्ट एडमिशन मिला। तो 1 साल में मेरी वो डी फार्मा होगी। डी फार्मा में मुझे फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी को बड़ा डीप स्टडी करने का मौका मिला। फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकली तो मैंने सब हर्ब्स, जिन हर्ब्स को हम रूटीन में पढ़ते हैं, वो मैंने सारी देखी थी, और उनके बाद उनसे सारी दवाइयाँ बनाई थी। तो उसकी डीप थियोटिकल नॉलेज मेरे को डी फार्मा से मिली। जैसे जैसे बीएमएस पूरी होती चलेगी, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आयुर्वेद में रहा। फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि कुछ ना कुछ अन्याय मेरे साथ हुआ है। समय और बीता, मैंने बीएमएस फाइनल के बाद यूपीएससी का भी ट्राई किया। प्रीलिम्स मेरा पहली बार में क्लियर हो गया। फिर मेरे को समझ आया भी नहीं यार, तू नौकरी के लिए तो बना नहीं, कम से कम चाहे वो किसी भी लेवल की हो। मैंने मेंस नहीं दिया यूपीएससी का। उसके बाद बीएमएस पूरी होने के बाद मेरा महर्षि आयुर्वेदा में जर्मनी में सिलेक्शन हो गया। उस टाइम 10-12 लोग को वो साल में जर्मनी भेजते थे। तो आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट, है ना, इन दैम। तो उसमें से मेरे को जर्मनी जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। फिर वही नौकरी वाली बात हो जाती। यहाँ इस स्थिति पे जाके 2 इंसिडेंट मेरे जीवन में ऐसे हुए जिन्होंने मेरी सोच बदल दी आयुर्वेद के बारे में, और मैं आयुर्वेद का एक मुरीद बन गया, आप ये कह सकते हैं। वो 2 इंसिडेंट क्या थे? एक इंसिडेंट था कि मेरे प्रीमेच्योर ग्रेइंग शुरू हो गई थी। मेरे बाल अपने सफेद होने शुरू हो गए थे, और बहुत ज़्यादा हो गए थे। 17-18 साल की उम्र में शुरू हुए थे, और बीएमएस करते करते 21-22 साल की उम्र तक 1/3 बाल मेरे सफेद हो गए थे। मैंने कभी मेहंदी भी, आप मेरे जो बाल देख रहे हैं नेचुरल हैं, कभी मैंने मेहंदी भी इस्तेमाल नहीं की। तो मैंने आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उनकी दवाइयों को यूज़ करते हुए अगले 2 से 3 साल में, मतलब 17-18 में शुरू की, वो 21-22 बीएमएस पूरी होते होते वो मेरे बाल दोबारा से काले होने शुरू हो गए, और सारे बाल काले हो गए। मेरे जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, वो बड़े हैरान हुए, यार ये कैसे हो सकता है, रुक सकते हैं बाल लेकिन रिवर्स कैसे हो सकते हैं। दूसरी इंसिडेंट क्या हुई, मेरा एक दोस्त था, वो रोहतक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था। बाद में वो पीजी में चला गया था, एनेस्थीसिया में एमडी की उसने। उनके फादर प्रिंसिपल थे, वो रिटायर हुए। नॉन एल्कोहलिक उनको लीवर सिरोसिस हो गया। अच्छा, उस टाइम मैं गिलोय पे स्टडी कर रहा था, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। मेरा फेवरेट हर्ब था गिलोय, डी फार्मा के टाइम से ही, क्योंकि गिलोय को आप मानते हो कि आधी चिकित्सा माना जाता है। तो मैंने गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल के, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें होती थी, तो
उनको दिया, अपने दोस्त के फादर को, जिनको लीवर सिरोसिस हुआ था। उनका ट्रीटमेंट उस समय एम्स में चल रहा था दिल्ली, और डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड कि 3 महीने के अंदर वो रिवर्स हो गई उनकी। और वो जिन डॉक्टरों ने 6 महीने का टाइम उनको दिया था, भाई 6 महीने से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं है, वो 12 साल जिए उसके बाद। ये थी आयुर्वेद की ताकत। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे थे, एक मेरा अपने लिए और एक ये लीवर सिरोसिस वाला, जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। भाई नहीं, मेरे को ये हो गया, भाई अब तो मैंने आयुर्वेदा में ही कुछ करना है। जनरल प्रैक्टिस शुरू हुई 1999 में, जैसे सारे करते हैं। 97 में मेरी बीएमएस इंटर्नशिप पूरी हुई, फिर 99 के अंदर जनरल प्रैक्टिस शुरू की। 5-6 साल जनरल प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये हुआ कि आयुर्वेदा समुंदर है, सारी सबको स्टडी नहीं करा जा सकता, सब पे रिसर्च नहीं करी जा सकती, सब पे मेहनत नहीं करी जा सकती। यू हैव टू चूज ए सिंगल निश। तो फिर मैंने अपने लिए हेयर एंड स्किन चूज किया और उस पर मैंने काम किया। 2015 के अंदर मैंने कंपनी बनाई वीएससी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, और तभी हमने एक पहला फ्रेंचाइजी क्लिनिक खोला भिवाड़ी के अंदर, राजस्थान में। और अभी वीएससी के 22 क्लिनिक हैं, और हमारा 2028 के अंदर हम 100 साल पूरे कर रहे हैं वीएससी के। वीएससी जो नाम मैंने एब्रीवेट किया वो अपने परदादा जी के नाम पे किया, वैद हुकमचंद अग्रवाल। एंड वी आर प्लानिंग फॉर 100 क्लिनिक इन 2028। तो ये एक छोटी सी, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि एक्सीडेंटली भी अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। जब आपको आयुर्वेदा की पावर का पता लगेगा ना, तब आपका मन आयुर्वेदा में काम करने के लिए बनेगा। लेकिन हमें पुरानी सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं और उनका सोल्यूशन भी किस तरह से हो सकता है, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप के, हम सब ने त्रिदोष के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा है किस पर्सपेक्टिव में? डिजीज़ की पर्सपेक्टिव में, प्रकृति की पर्सपेक्टिव में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ उसका क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से त्रिदोष हमारे वात पित्त कफ हमें इस एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा में फाउंडेशन बनाने के लिए हमारे लिए काम करते हैं। पहले बात करते हैं वात की। मैंने पहले प्रश्न आपसे पूछा था कि मैं कौन हूं। अगर आपको अपनी प्रकृति के, आपका प्रकृति टेस्ट हुआ है सबको पता होगी अपनी प्रकृति, ठीक है। वात प्रकृति वाले कितने लोग हैं? एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे। वात वाले खड़े हो जाए, जिनकी वात प्रकृति है खड़े हो जाइए एक बार। जो वात डोमिनेंस वाले हैं, वात डोमिनेंस है जिनकी। वात की प्रकृति क्या होती है? वात जो होता है वो नवाचार के लिए जाना जाता है, इनोवेशन के लिए, स्पीड के लिए जाना जाता है, स्पीड, गति के लिए, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है इन लोगों का। ये बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं और रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। इनके ट्रेड्स के अंदर क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मक होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं, अलग दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव होता है। बड़ी जल्दी जैसे पानी अपना आकार ले लेता है ना, बड़ी जल्दी आकार ले लेते हैं ये, समय के अनुसार अपने आप को बड़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं, है ना। और मार्केट पे छा जाते हैं। दूसरे लोग जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो घबरा जाते हैं इनसे, ये कौन आ गया भाई। अब देखा नहीं एलन मस्क का स्पेसएक्स आई, टेस्ला आई, आप सोच सकते हो, या एप्पल के स्टीव जॉब्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो भी बड़े रिसर्चर्स हैं, जो भी दुनिया को अलग सोच देते हैं, जो भी नोबेल प्राइज लोरेट्स हैं अलग अलग फील्ड के, जिन्होंने भी नया कुछ सोच के कुछ नया किया है, वो सारे के सारे वात प्रकृति के हैं, ठीक है। और एक स्टडी के अंदर यह पाया गया है कि 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इनोवेशन नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं ला पाते, ठीक है। पित्त वाले कौन से हैं, वो खड़े हो जाएं एक बार। पित्त डोमिनेंस, पित्त वाले
आप देखिए, मैं अपने दृष्टिकोण भी वो और अपनी समझ भी क्लियर करना चाहता हूं इससे। आपने देखा कि 7-8 लोग थे जो वात वाले थे, अब गिनिए कितने, अब 15-16 होंगे कम से कम, आइडिया से 15 से 16 होंगे, है ना? ठीक है, बैठिए प्लीज। पित्त प्रकृति वालों की क्या खासियत होती है पता है आप लोगों को? जैसे वात प्रकृति वाले जो होते हैं वो इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे पित्त प्रकृति वालों की क्या खासियत होती है? वो बहुत बढ़िया लीडर होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत शानदार लीडर होते हैं वो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कोई? कोई बात नहीं, वहां से भी उठा लो, इसके अलावा और दे दो एक, कोई बात नहीं। हाँ, मोदी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वो वात पित्त प्रकृति के हैं, वो इनोवेशन भी उनके अंदर है, वो लीडर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वात पित्त प्रकृति वाले वो दोनों काम कर सकते हैं, इनोवेट भी करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, डिसीजन मेकिंग की भी क्षमता होती है, ठीक है। डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी लीडर का। अगर आप टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाओगे तो फिर क्या करोगे, कंपनी को आगे कैसे लेके जाओगे आप? जितने भी बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं उसमें पेप्सिको कंपनी की इंदिरा नूई भी हो सकती है जो पहले फॉर्मर सीईओ रही हैं, सुंदर पिचई जो गूगल के अभी सीईओ हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। इन सब लोगों की खासियत क्या होती है? ये बड़े जबरदस्त रणनीति बनाते हैं और किसी भी कंपनी को लीड करने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो होती है वो रणनीति बनाना होती है। जब आप लोग, कुछ लोग यहाँ से निकल के आईएएम जाएंगे, कैट का पेपर भी देंगे, है कोई ऐसे इसमें से जो आईएएम जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं? एटलीस्ट वात और पित्त वालों को तो हाथ उठाना चाहिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये, क्योंकि आप लोगों के अंदर, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इनोवेशन की चाह है, तो फिर जिस तरह से 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं बिना किसी इनोवेशन के, उसी तरह से बिना अच्छी स्ट्रेटजी के 82% जो कंपनीज हैं वो ढंग से नहीं चल पाती। तो इसलिए इससे आपको क्या समझ आएगा? लगता है आपको कुछ समझ आएगा इस चीज से? आप एक्सप्लोर करोगे आप जाके आज? चलो अभी हमारे पास बस्ती है तीसरा त्रिदोष, कफ डोमिनेंस वाले कौन से लोग हैं? खड़े होंगे अपनी जगह पे? 4 से 5 लोग हैं, प्लीज बैठिए। कफ किसके लिए जाना जाता है? स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, ठीक है, धैर्य के लिए और टीम वर्क के लिए। जितने भी कंपनीज के अंदर एचआर वाली पोजीशन पे लोग होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स संभालते हैं, वो कौन से होने चाहिए? कफ प्रकृति के होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एचआर की पोजीशन। सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया में? सबसे मुश्किल काम लोगों को मैनेज करना, सबसे मुश्किल काम है ये। और वो कौन करते हैं? एचआर प्रोफेशनल्स करते हैं ना। और उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? किस प्रकृति के होने चाहिए? आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? सबने सुना होगा। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है किस चीज में? शेयर बाजार में। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी व्यक्ति ने कमाया है शेयर बाजार में तो वो वॉरेन बफेट हैं, और वो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। क्योंकि कफ प्रकृति के व्यक्ति के पास धैर्य होता है, लंबे समय तक टिकने की क्षमता होती है, चुनौतियों को सहन करके उनसे पार निकल जाने का जज्बा होता है। पंच महाभूत, बिजनेस फाउंडेशन के अंदर क्या अर्थ हो सकता है पंच महाभूत का? अर्थ किसके लिए जानी जाती है? गुरु, अर्थ गुरु होती है, भारी होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपने अपनी कंपनी के लिए कोर वैल्यूज नहीं बनाई है, मिशन एस्टैब्लिश नहीं किया है, मिशन स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो आप डगमगा जाओगे।
अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको कंपनी के लिए मिशन लिखना होता है। मिशन क्या होता है? मिशन एक लाइट हाउस की तरह से होता है। मिशन एक ध्रुव तारे की तरह से होता है जो नेविगेट करता है आपको। जब समस्याएं खड़ी होती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, तो आपके संस्कार काम आते हैं। एक रेड लाइट अगर हुई है और हम अपनी गाड़ी को क्रॉस कर जाते हैं उसको, तब पता लगता है कि हम कितने संस्कारी हैं या हमने चीज़ों को किस तरीके से समझा है। तो पृथ्वी का काम क्या है? स्थिरता देना। तो आपको अपनी कंपनी के लिए कोर वैल्यूज बनानी पड़ती हैं। जिस तरह से मिशन लिखना होता है, ऐसे कोर वैल्यूज लिखनी होती हैं। ऐसे ही हमारी मिशन स्टेटमेंट क्या है? सेल्फ विद सोसाइटी, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना भी भला और समाज का भी भला। ठीक है, तो कंपनी अगर आप कोई शुरू करना चाहते हैं, कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मिशन स्टेटमेंट और साथ में उसके कोर वैल्यूज लिखनी होंगी। वो कहाँ से आएंगी? अर्थ से। दूसरा क्या है? पानी की क्या खूबी होती है? पानी अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता। अनुकूलन की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन। पानी से बढ़िया कोई कर सकता है क्या? अब जिस भी पात्र में डालो वैसे ही हो जाता है। लोटे में डालो लोटे जैसा, गिलास में डालो गिलास जैसा, घड़े में डालो घड़े जैसा। ठीक है ना? और एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी काम की है ये चीज? परिस्थितियों के अनुसार से ढलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फायर, आपका जुनून होना चाहिए काम करने का, आगे बढ़ने का। अग्नि से ज्यादा किसके बाद होता है ना? अग्नि आपको प्रकाश भी देती है और अग्नि आपको ऊर्जा भी देती है। तो आपको वो पुश करती है। रॉकेट ऊपर जाता है, अंतरिक्ष के अंदर जाता है, तो ऊपर जब बढ़ता है तो कितनी सारी वो निकालता है। वो ऊर्जा आपको प्रेरित करती है टू मूव फॉरवर्ड। और एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एयर आपको गति देती है, वायु आपको गति देती है। वायु का अगर उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है? युवा बन जाता है ना। तो वायु जो है वो शायद प्रकृति ने आप लोगों से प्रेरणा ली होगी, है ना? तो अब जब प्रकृति ने आपसे प्रेरणा ली है तो अब आप प्रेरणा लो। युवा के अंदर वायु जैसी क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए। और पांचवा है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है, स्पेस जब हम आकाश को देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? आकाश आपको लगता है एक छोटे कमरे में आप बैठे हो और एक आप बहुत बड़े कमरे में बैठे हो, तो आपको लगता है कि आपके विजन में कोई फर्क आ रहा है छोटे कमरे में बैठ के और बड़े कमरे में बैठ के? आपने देखा है कि जो बड़े सीईओज होते हैं या कंपनी के डायरेक्टर या एमडीज होते हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका, या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका कमरा बड़ा स्पेशियस होता है, बहुत बड़ा होता है। क्यों? ब्रॉड विजन दिखाता है वो। जब आप यहां बैठे हुए छोटे कमरे में देखेंगे तो आप संकुचित हो जाते हो, क्योंकि भगवान ने 360 दृष्टिकोण किसी को नहीं दिया। हम सिर्फ 15-20% देख पाते हैं। ठीक है ना? एक हिस्सा देखेंगे। आपने वो कहानी सुनी है, एक 6 अंधों वाली, एक हाथी और 6 अंधे थे। सुनी है ना आपने? जन्मजात 6 अंधे थे और एक हाथी को उन्होंने उनसे पूछा, किसी ने भी हाथी को डिस्क्राइब करो, तो उन्होंने 6 अंधों ने अलग अलग जगह हाथी को पकड़ा। जिसके हाथ में कान आया उसने कहा हाथी पंखे की तरह से होता है। जिसके हाथ में टांग आई उसने कहा हाथी क्या होता है? पेड़ की तरह से होता है। जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा हाथी सांप की तरह से होता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए। नेचर ने हमें थोड़ा सा देखने के लिए तैयार किया है। 360 दृष्टिकोण हमारे पास नहीं होता, लेकिन हम एक एजम्पशन बना सकते हैं, बड़ा नज़रिया बना सकते हैं। कब? जब हम आकाश के साथ ज़्यादा देर तक रहें, ज़्यादा स्पेस हमारे पास हो। यहाँ आकाश का मतलब यही है। ठीक है? पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सत्व रजव तम से हम पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सत्व हमें क्लैरिटी देता है, रजस हमें एम्बिशन देता है, लक्ष्य देता है। ठीक है? और तमस हमें रेजिलियंस देता है। ये थी फाउंडेशन, ये थी वो प्रिंसिपल जो हमने आयुर्वेदा से एक्सट्रैक्ट किए हैं और जो हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए
प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये आधार अगर हमारा हो तो हम एक बहुत अच्छे आयुर्प्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, आयुर्वेदा बिजनेसमैन, क्योंकि हम सारे के सारे आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं। और यदि हम अपने ही प्रिंसिपल्स को एंटरप्रेन्योरशिप में लगा दें तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अब देखो ना, नीम हल्दी जैसे पेटेंट अमेरिका जैसे देश कराते हैं, जिन्हें हम हजारों सालों से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले टाइम में अगर यही हमारे प्रिंसिपल को लेके, हमारे प्रिंसिपल को लोग फाउंडेशन लेके इनको पेटेंट करा लेंगे तो फिर हम कहां जाएं। तो ये काम हम और आप लोगों को करना चाहिए ना, और हम कर सकते हैं। हमारे अध्यात्म में और हमारे आयुर्वेद के अंदर भी हमारे जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन सब का आधार क्या है? स्वास्थ्य। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो हम किसी के अंदर भी बढ़िया नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे 4 उद्देश्य हैं, इसी तरह से हमारे 4 आयाम हैं, जीवन के 4 आयाम हैं। कौन कौन से आयाम है? 4। एक फिजिकल आयाम है, दूसरा इमोशनल आयाम है, उसे हम सोशल आयाम भी, सोशल डायमेंशन भी बोल सकते हैं, इमोशनल डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और तीसरा है इंटेलेक्चुअल, जो माइंड से संबंधित है। ठीक है, और चौथा क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ये 4 आयाम हैं। और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आप इन चारों के अंदर बैलेंस अगर करना सीख जाते हैं तो आपसे बढ़िया जीवन कोई बिता नहीं सकता। जीवन बिताना एक कला है। ठीक है, और हमारा आयुर्वेद कोई चिकित्सा शास्त्र नहीं है। हमारा आयुर्वेद पूरा जीवन का विज्ञान है, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और ये आप मान के चलिए, एक एग्जांपल तो मैंने दिया ही था कि मेरी जो प्री मैच्योर ग्रेइंग थी वो ठीक हो गई है। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी फैमिली के अंदर पैदा हुआ हूँ जहाँ अध्यात्म और आयुर्वेद साथ साथ चले हैं। आप ये सोच के हैरान होंगे कि मैंने 10वीं क्लास तक आते आते हमारे 6 के 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और 10 उपनिषद जिन पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, वो सारे, चाहे उसमें बृहदारण्यक उपनिषद है, चाहे केन उपनिषद है, कठोपनिषद है, जो मुख्य उपनिषद 10 हैं वो सारे के सारे, गीता और चारों वेद, ये सारे के सारे अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ लिए थे। मतलब आप इस बात से एक आइडिया लगा लिए कि मेरे को कैसी फैमिली में पैदा होने का सौभाग्य मिला है। खाली ये नहीं है कि मैंने वो पढ़ लिए या समझ लिए, मैंने उनको कोशिश करी है अपने जीवन में इनकलकेट करने का, अपने जीवन में उतारने का, उन सारे प्रिंसिपल्स को, अध्यात्म के भी आयुर्वेद के भी। और मैं वाकई ये कह सकता हूं अपने अनुभव से कि वो सब चमत्कार हैं। बिल्कुल। समस्या हमारी क्या होती है कि हम आयुर्वेद के लोग ही समझ नहीं पाते। मेरे साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन करी, बीएमएस करी, उनमें से 90% लोग अब आज आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। 100 में 50-60 का बैच होता, 50 का शायद बैच होता था हमारे टाइम में, तो आप ये मान के चलिए 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फेथ ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं होता। वो पैदा कब होगा? एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस से बिजनेस बनाने की कला है। मोटी मोटी भाषा में बताता हूं आपको बात। साइंस के प्रिंसिपल्स को जब हम बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है। उसके एलिमेंट्स है ये। दूसरा क्या है? उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरा क्या है? वो सोसाइटी के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन का काम करना चाहिए। जापान के अंदर इकिगाई करके एक प्रिंसिपल है, एक फिलोसफी इकिगाई, आप लोगों ने सुनी होगी। काइजन और इकिगाई सुनी है आपने? बहुत शानदार फिलोसफी है इकिगाई में वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके 4 एलिमेंट हैं। उसके 4 एलिमेंट कौन से हैं? पहला क्वेश्चन जो हमने करा था कि मैं कौन हूं, वो जानते हैं मैं क्यों हूं। मेरी नेचर ने हर व्यक्ति को, दुनिया के अंदर हर एक को कोई ना कोई यूएसपी दी है। आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो ऐसे नहीं बनता कोई। उसके गुरु ने या माँ बाप ने वो चीज़ समझ ली थी, भाई हाँ ये इस चीज़ में बढ़िया बच्चा है, इसकी यूएसपी ये है कि ये क्रिकेट में कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो वो लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी है ना, वो इतने बड़े स्तर पे भारत रत्न को मिला और पूरी दुनिया के अंदर स्वर कोकिला के नाम से वो जानी जाती है। वैसे ही बन गई क्या? उन्होंने समय रहते अपनी उस खुद, या कोई और बता दे भाई ये खूबी है। एक खूबी ऐसी होती है जिसको नेचर या ईश्वर कुछ भी कहें आप,
वो हर व्यक्ति को मिलती है। वो पहचानना, सबसे पहला इकिगाई में क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना है अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए आया हूं। दूसरा, मेरे अंदर जो मैं हूं वो स्किल उस लेवल की है कि नहीं है कि मैं कोई किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूं। तीसरा, क्या दुनिया उस प्रॉब्लम से परेशान है और उसका सलूशन चाह रही है। और चौथा, क्या वो सॉल्यूशन मुझे प्रॉफिट दे सकता है। ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, तब जाके वो इकिगाई की फिलॉसफी पूरी होती है। जीवन में आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी, एनीथिंग, आप हर काम में सफल हो सकते हैं। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं कौन हूं, जिस चीज के अंदर, जिस चीज का मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूं उसके अंदर मैं पूरा स्किल्ड हूं, क्या उस चीज की दुनिया को जरूरत है और क्या वो चीज मेरे को पैसा दे सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली बिना फाइनेंस के तो कुछ नहीं चलता ना। आप समाज का भला करोगे तो पहले तो आपका पेट भरा होना चाहिए ना, तभी तो आप कर पाओगे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एंटरप्रेन्योरशिप को आप समझ सकते हैं एक पेड़ की तरह से। आपने एक बीज डाला, ठीक है, आपका आइडिया जो होता है वो बीज के रूप में है, और जो आपकी नॉलेज आयुर्वेदा की वो आपकी मिट्टी है, और जो पानी है वो कंटिन्यूटी है। क्योंकि वृक्ष बनने में बीज आपने डाल दिया, एक दिन में पेड़ तैयार हो जाएगा क्या। आपको अगर आम खाने हैं तो 5 से 7 साल लगेंगे ना, 5 से 7 साल वेट करना पड़ेगा आपको, पानी देते रहना पड़ेगा लगातार। तो वो जो धैर्य रखने की शक्ति है वो पानी है, ठीक है। और जब फल लगेंगे तो वो फ्रूट्स हैं, वो किसके हैं, वो किसके काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे, समाज के भी काम आएंगे। जब आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाओगे तो उससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, ग्लोबल मार्केट साइज बहुत बड़ा आयुर्वेद का। 2023 के अंदर $14.48 बिलियन यानी लगभग 1,02,000 करोड़ की मार्केट है ग्लोबली, और हम 27.2% CAGR के ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। एनुअल हमारी ग्रोथ रेट किसी भी फील्ड में नहीं होती, 8, 10, 12% तक जाती है, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर अगले 2030 तक यानी अगले 5 साल तक कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। इतना बड़ा पोटेंशियल और स्कोप है आपके पास काम करने का। ऐसे ही सर्विस बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इनकी आप फोटो ले सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ड्रीवन बिजनेस हो सकता है जिसमें ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकता है, AI बेस्ड टूल्स आप बना सकते हैं, वर्चुअल पंचकर्मा गाइडेंस कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन के अंदर आप सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं, अपना हेल्थ ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आयुर्वेदा पॉडकास्ट बना सकते हैं, आयुर्वेद एंड योगा टीचिंग सेंटर ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, आयुर्वेदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे नीश सेगमेंट के अंदर आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन पे काम कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी पे कर सकते हैं, इको फ्रेंडली अगर हम आयुर्वेदा वेंचर्स की बात करें, हर्बल फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट्स, जीरो वेस्ट आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा होम गार्डनिंग किट्स, आयुर्वेदा, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। बहुत कुछ आयुर्वेदा में, अभी मैंने लगभग इसमें 50 मेंशन करे हैं, ऐसे 500 हो सकते हैं। आप सोचते रहिए, इनोवेट करते रहिए। वात वाले बहुत से लोग बैठे हैं, आप इनोवेट करो, अपने साथ पित्त वालों को मिलाओ, उनको अपनी कंपनी में CEO रखो, उसके साथ मिलाओ, उनको मैनेजर रखो, एक टीम बनाओ। कोई भी काम टीम के बिना नहीं होता, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम के अंदर एक कैप्टन भी चाहिए होता है, एक बॉलर भी चाहिए होते हैं, बैट्समैन भी चाहिए होते हैं, विकेट कीपर भी चाहिए होता है, आपको सारे चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सारे चाहिए, है ना। तो आपको कंपनी बनाने के लिए सब तरह का स्टफ चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंस का, लेकिन अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आइडिया में ताकत है, तो दुनिया आपके लिए खड़ी है। समझे मेरी बात आप। आज वो पुराना समय नहीं रहा, 20-30 साल पुराना। अगर आपके पास वाकई कोई आइडिया है, कोई ऐसा सॉल्यूशन आप दे सकते हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम के लिए जिससे दुनिया परेशान है, तो आपको दुनिया हाथों हाथ लेगी। बहुत सारी सरकार की स्कीमें हैं, बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो इस पे काम करती हैं, बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं। और अभी हम लोग भी, अभी मैं सर से बात कर रहा था कि हम एक गेस करके एक हम NGO बना रहे हैं, जिसमें ग्लोबल, गेस का अर्थ है ग्लोबल आयुर्वेदा स्टार्टअप इकोसिस्टम।
जिसके अंदर हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चाहे वो एकेडमिक से हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, चाहे वो हर्ब कल्टीवेटर हैं, और चाहे वो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं, हम सबको एक मंच पे लेके आने वाले हैं। आपको हर तरह की गाइडेंस, अगर आपके पास आइडिया है तो आप वहाँ शेयर करोगे, तो जिन लोगों को जरूरत होगी वो आप तक अपने आप अप्रोच करेंगे। तो हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब केस स्टडी आपके सामने पतंजलि है। समय की जरूरत को, जो मैंने इकिगाई की 4 बातें बताई आपको, अगर आप वो फुलफिल कर लेते हैं तो आप दुनिया पे राज करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी आप डाबर, हिमालय, बहुत सारी कंपनीज है स्टडी करने के लिए, किसी को भी कर सकते हैं। उनको देखो कि कैसे कैसे उन्होंने, समय होता तो मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल में बताता, लेकिन आज समय थोड़ा सा कम है, तो बहुत सारी किताबें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। मेरी एक फेवरेट किताब है 0 to 1, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें बीच में आपने पढ़ी है किसी ने 0 to 1? इस किताब के बारे में सुना है? आप नोट कर लें प्लीज ये किताब, ये सेंटर वाली किताब 0 to 1। इस किताब की खासियत बताता हूं आपको क्या है। 0 to 1 के राइटर हैं पीटर थिल। ये अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। फेसबुक के अंदर जो फंडिंग हुई थी ना सबसे पहली, वो इस व्यक्ति ने करी थी, पीटर थिल ने। इस किताब की खासियत क्या है, ये राइटर बताते हैं। ग्रोथ जो होती है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ 2 किस्म की होती है। एक लीनियर ग्रोथ होती है ऐसे, और एक वर्टिकल होती है ऐसे, नीचे से ऊपर जाती है। जो लीनियर ग्रोथ होती है उसका मतलब ये है कि आप डुप्लीकेसी कर रहे हो। चाइना क्या करता है? चाइना मास्टर है इस काम में। चाइना इस काम में, चीन जो है इस काम में मास्टर देश है। वो क्या करता है? एप्पल को पकड़ेगा, उसके डुप्लीकेट बना देगा। सैमसंग पकड़ेगा, उसके डुप्लीकेट बना देगा। और यूएसए क्या करता है? वो इनोवेशन पे काम करता है। स्टीव जॉब्स का नाम सुना आपने? एप्पल के फाउंडर। वो एक ऐसा फोन लेके आए, उस फोन की खासियत क्या है? बड़ा स्लीक सा है, देखने में सुंदर है ना, बड़ा अपील करता है। उसकी एक वैल्यू अलग है ना, मार्केट वैल्यू अलग है। तो वो क्या काम करते हैं? वो जो एप्पल का बनाना है वो है वर्टिकल ग्रोथ, नीचे से ऊपर, 0 to n, 0 to 1। और जो लीनियर ग्रोथ है जो चाइना करता है वो क्या है? 1 to n। जब आप डुप्लीकेसी करेंगे किसी चीज की तो आप प्रॉफिट खत्म कर देते हैं। डुप्लीकेसी करने में प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट कहां आता है? यूनिकनेस में। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, अगर आप एप्पल की तरह से सोच सकते हैं, अगर आप फेसबुक की तरह से सोच सकते हैं, अगर आप मार्क जगरबर्ग की तरह से सोच सकते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की तरह से, बिल गेट्स की तरह से सोच सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप 0 to 1 जा रहे हैं। 0 to 1 जा रहे हैं। 0 to 1 जाने का मतलब, 0 to 1 कौन जाएगा? वात वाले लोग। कौन जाएगा? इनोवेशन। वो बीच बीच में आप रिकॉल करते रहो जो बातें हमने करी थी। कौन जाएगा? ठीक है। तो बहुत शानदार किताब है। इस किताब के बारे में एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर चाहिए अगर आपको अच्छी तरह जानना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सेल्समैन है। जो कुछ नहीं भी बेचता फिजिकली, वो भी एक सेल्समैन है। हम अपने आइडियाज को बेचते हैं, हम अपने इमोशंस को बेचते हैं, चाहे हम फिजिकली कुछ बेच रहे होते हैं चाहे नहीं बेच रहे होते हैं, ठीक है ना कुछ हम बेचते जरूर हैं। हॉलीवुड बिजनेस मूवीज में ऐसे सोशल नेटवर्क, ये 2010 में आई थी। ये मार्क जगरबर्ग की जो यात्रा है फेसबुक को लेके, कैसे उन्होंने वो शुरू करी, कैसे वो बिकी, कैसे उनको फंडिंग मिली, कैसे वो इतना बड़ा ब्रांड बना, पूरी दुनिया पे छा गया, उसकी यात्रा है। ये भी देखिए। द बिग शॉट 2008 का हाउसिंग क्राइसिस अमेरिका के अंदर आया था, जो उसके ऊपर बनी हुई ये मूवी है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, ठीक है। इस क्राइसिस ने पूरी, जैसे 1930 के अंदर क्राइसिस आया था, द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उस क्राइसिस को, वो भी यूएसए के अंदर आया था 1930 में। उसी तरह का एक क्राइसिस था, तो उसके ऊपर बनी हुई ये मूवी है। स्टीव जॉब्स के ऊपर, स्टीव जॉब्स एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं। उनके जीवन की पूरी स्टोरी हमें प्रेरित करती है। तो उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और बिजनेस की दुनिया में कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो फिर ये पुस्तक भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो ये ब्रीफ हम कर रहे हैं अभी, स्टेप्स टू बिकम एन आयुर्वेद एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले एक निश है ना, आइडेंटिफाई निश। फिर एक उसके अंदर भी डेवलप करिए कि आप सर्विस में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, किस चीज़ में जाना चाहते हैं। उसके बाद रिसर्च करिए मार्केट को, है ना। अब सैंपल साइज पहले कुछ रिसर्च करिए। मैंने वो इकिगाई आपको बताया था। इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई में अगर आप कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी
समस्या का समाधान दे रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, तो मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगी। सैंपल साइज में कोई चीज़ बनाइए, उसको बेचने का प्रयास करिए, अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद फिर एक ब्रांड बिल्ड करिए, लिवरेज करिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। फिर क्वालिटी पे फोकस करिए, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, बिना क्वालिटी के आप लंबा नहीं चल पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक हमारी ये यात्रा, मैंने दोनों सेशन पूरे कर लिए हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 9 बजे सो जाता हूँ। 8 घंटे मैं बढ़िया से सोता हूँ, दिन में आधा घंटा रेस्ट करता हूँ। एक किताब मेरी और है, रेस्ट टू राइज। अगर आपको बड़ा बनना है तो रेस्ट करना सीखिए। हमें रेस्ट करना नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं 4-5 घंटा सोना बहुत होता है, वो उसके लिए होता है जो योगी है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, जिसमें नींद का एक बहुत बड़ा रोल है, और दिन का 20 मिनट, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप 20 मिनट की नैप लेते हैं दिन में, तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं 5-6 बजे, 7-8 घंटे के बाद आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। जिस तरह हमारा फोन ही देख लो ना आप, इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास। तो रेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वालिटी मैटर करती है आवर्स की। आप प्रोफेसर भी बैठे हैं, वीसी सर भी बैठे हैं, प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आपने भी देखा होगा एक व्यक्ति एक दिन में ढंग से अगर 5 से 6 घंटे भी काम कर ले ढंग से, तो वो इतना कुछ कर सकता। हम नहीं करते, हम लगे रहेंगे 15 घंटे। 15 घंटे लेबर वाला काम तो आदमी कर लेगा, लेकिन जब दिमाग का काम आता है ना, प्रोडक्टिव काम आता है, आप कर ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति मैं कहता हूं 4 घंटे भी ढंग से काम कर ले, 4 घंटे भी, वो है ना, वो माझी वाली मूवी आपने देखी होगी बिहार वाली, वो पहाड़ काट सकता है अगर 4 घंटे भी ढंग से काम कर ले। आप इनोवेट कर सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो सिर्फ 4 घंटे में। एक व्यक्ति से ज्यादा काम 4-5 से घंटे ज्यादा काम करता ही नहीं है। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, तो आपने नींद पूरी लेनी है, नींद से कंप्रोमाइज नहीं करना। स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस है। और ग्रेइंग के लिए तो, जो हम ग्रेइंग की बात कर रहे हैं, ग्रेइंग के लिए तो ऐसे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं, क्योंकि 30 साल से मैं आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी में काम कर रहा हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर सारे बाल काले से सफेद हो गए स्ट्रेस की वजह से। जैसे स्ट्रेस कम हुआ, थोड़ी दवाइयाँ चली, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक किया, थोड़ी डाइट ठीक की, रिवर्स होना शुरू हो गए। स्ट्रेस नहीं आने देना है, रेस्ट प्रॉपर लेना है, डाइट का बड़ा रोल है। अब इस फास्ट फूड कल्चर ने तो बहुत काम खराब कर दिया। ठीक है ना, हम प्रॉपर खाना ही भूल गए, हमें खाना क्या है, कितना खाना है, कब खाना है। तो अगर हम आयुर्वेदा के सिद्धांतों को अपना लें, अच्छा खाना लें, अच्छी नींद लें, तनाव से बचें, थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहें। अभी लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है, लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के 56% लोग इनएक्टिव हैं। एक दिन में 21 से 22 मिनट भी फिजिकल वो सैर नहीं करते या कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। जबकि WHO ने भी ये कहा है कि 150 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम आपको करना है। यानी 21 मिनट भी हम हर रोज नहीं करते, तो अब हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। और आपके सारे चारों उद्देश्यों का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कब सबका आधार क्या है, स्वास्थ्य है। तो वो ठीक नहीं होगा तो कैसे करोगे आप। क्योंकि जब मैं कोई नई फॉर्मुलेशन बनाता हूं तो मेरे को पता है, मेरे को निघंटू में और द्रव्य गुण विज्ञान में, फार्मागुण देखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको रस गुण वीर्य विपाक एक पर्टिकुलर की एक दवाई बनानी है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपको दिन नहीं चाहिए, आपको सालों चाहिए रिसर्च करने के लिए, अच्छी दवाइयां बनानी है तो। और उसको टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकती है, वो हमने इजी आयुर्वेदा में करके दिखाया। जहां तक दवाइयों का संबंध है, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। और मैं आपको सही बताऊं, मैंने सिर्फ और सिर्फ धात्री लो और च्यवनप्राश, ठीक है, और मैंने उस टाइम अपने लिए वर्धनी ऑयल और वर्धनी शैम्पू बनाए थे, वो इनका इस्तेमाल किया। और 1 से 1.5 साल के अंदर वो सारे बाल जो सफ़ेद हुए थे वो रिवर्स हो गए, 1 से 1.5 साल के अंदर। लेकिन मेजर रोल जो है वो लाइफ और डाइट से है। आयुर्वेदा के बारे में ना परसेप्शन थोड़ी ऐसी है कि ये आराम से काम करती है ना, तो हमें इस परसेप्शन को तोड़ना होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे साथ। और दूसरी दिक्कत क्या आती है, मैं हर आयुर्वेदा ग्रेजुएट को जो अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बात कहता हूँ कि आप सिर से लेके पैर तक मत इलाज करो यार। आप देखो, आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ भीड़ लगी हुई है। किसी आंख वाले के पास जाते हो, वहाँ भीड़ लगी हुई है। किसी चमड़ी वाले के पास जाते हो, वहाँ भीड़ लगी हुई है। नहीं लगी हुई, गायनी वाले वहाँ भीड़ लगी हुई है। आप क्या करते हो, आप बैठोगे, आयुर्वेदाचार्य लिखोगे और 50 बीमारी लिख दोगे, पर्चा छपा के सबको भेज दोगे।
अरे यार कैसे विश्वास करेंगे लोग, एक आदमी इन चीज़ों का क्या। आज का जमाना टर्सरी मेडिसिन का है, सेकेंडरी मेडिसिन का भी नहीं रहा, टर्सरी का है। आजकल लोग नुक्कड़ के डॉक्टर पे नहीं जाते, एमबीबीएस पे नहीं जाते, एमडी पे नहीं जाते, लोग कहाँ जाते हैं, एमसीएच पे जाते हैं, डीएम पे जाते हैं। आपको एक स्पेसिफिक नीश चूज करना। अब मैं इसमें एग्जाम्पल मैं अपना जोड़ता हूँ। जब मैंने वीएससी शुरू किया, पहला क्लिनिक मैंने बनाया घरोंडा में, जहाँ भी मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, 2011 में। मेरे पास दिन के 1 या 2 पेशेंट आते थे और ये सिलसिला 6 महीने चला। मेरे को घर वालों ने भी, मेरे दोस्तों ने भी, समाज के लोगों ने कहा यार हेयर के पेशेंट कैसे आएंगे, कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ऐसा था ही नहीं कुछ भी। आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, ट्राइकोलॉजी के लोग समझते नहीं थे। ट्राइकोलॉजी 2 जगह पॉपुलर थी पूरी दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में और लंदन में, यूके में, बस सिर्फ 2 कंट्रीज में। एंड वी आर द फर्स्ट जो हम ट्राइकोलॉजी को इंडिया में लेके आए। मेरे 4 साल 5 साल के बाद प्रैक्टिस के बाद मैं ये देख रहा कि सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारे एरिया में, सब ने हेयर लिखना शुरू कर दिया। पहले कोई नहीं लिखता था हेयर, पहले स्किन एंड वीडी। आप देखते हो, ध्यान करो आप जो पुराने लोग हैं, स्किन एंड वीडी, अब सारे लिखते हैं हेयर, क्योंकि हमने ब्रांड अवेयरनेस पैदा कर दी भी बाल तेल और शैम्पू से अलग चीज है। बालों की क्लिनिक भी हो सकती है, उसके डॉक्टर भी हो सकते हैं। हमने एक नई परसेप्शन दी ना। तो आप जब भी काम शुरू करो, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि जब भी आप काम शुरू करो, पहले तो आप एक पर्टिकुलर जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, गायनी में करना चाहते हैं गायनी में करो, स्किन एंड हेयर में करना चाहते हैं उसमें करो, पेन मैनेजमेंट में करो, कहीं भी करो, डायबिटीज पे करो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे करो, आइज में करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर करो। एक चीज चुनो, उससे फेथ बनना शुरू होएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होएगी आपकी। जब आप सिर से लेकर पैर तक 50 बीमारी लिख देते हो ना, तब विश्वास टूटता है लोगों का। दूसरा, धीरे धीरे करके, जैसे मेरे साथ हुआ, 5-6 महीने के बाद लोग आने लगे, और अब पूरी दुनिया से लोग आते हैं। छोटा सा घरोंडा है, 50,000 की पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं घरोंडा में। और डेली हमारे पास 50 कॉल्स होती है फ्रेंचाइजी की। आप मानोगे पूरे इंडिया से, भाई हम फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वीएससी की, हम चूजी हैं, हम नहीं देते, हम अपने लोग हम चुनते हैं लोग। भाई 100 क्लिनिक ही तो बनाने हैं ना हमने, 2028 तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले आप लोगों के पीछे भागोगे, फिर लोग आपके पीछे भागेंगे। चलते रहो बस लगातार। शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए मुझे, और यहाँ पर बुलाने के लिए धीमान सर का, खुराना सर का, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में जो कोट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सीइंग अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी प्रॉब्लम। जहाँ और लोग समस्याएं देखते हैं, वहाँ आपको अवसर देखने हैं, बस यही एंटरप्रेन्योरशिप है। जिस दिन आप ये काम कर लोगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके लिए पूरा आकाश खाली है। थैंक यू।